सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। संघीय ढांचा समिति की 34वीं बैठक होती है 14 अक्टूबर 1931 को। बाबा साहब के क्रांतिकारी विचारों को जानने के लिए आज का अम्बेडकर संदेश आपको सुनना चाहिए। आपातकाल व संघ सरकार पर बाबा साहब के क्रांतिकारी विचारों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आज के अम्बेडकर संदेश को आपको मिस नहीं करना चाहिए। बाबा साहब लिखते हैं, हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से पेज नंबर यहाँ पर 146 से 147 तक हम बात करेंगे, जिसमें हम आपातकाल के संबंध में बाबा साहब ने क्या विचार दिए हैं संघीय ढांचा समिति में, अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि इसके अलावा ऐसे भी बहुत से कार्य हैं जिनका संबंध सारे भारत से है या जिनका संबंध किसी एक प्रांत से है और जिन्हें करना उस प्रांत की क्षमता से बाहर की बात है। उदाहरण के लिए मलेरिया प्रकोप लीजिए। कुछ प्रांतों में इसका असर कम है, लेकिन कुछ प्रांतों में मुझे बताया गया कि ये जनशक्ति को समाप्त करता जा रहा है, यानी कि जानलेवा साबित हो रहा है। वह प्रांत इसका उन्मूलन करने में आर्थिक व वित्तीय दृष्टि से समर्थ नहीं है। इसे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में लिया जाना चाहिए और इस कारण राष्ट्रीय सरकार को अपने ऊपर कुछ कल्याणकारी कार्य करने का उत्तरदायित्व लेना होगा। लगता है कि इस उप समिति ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा है कि संघीय सरकार उन कारणों को छोड़कर जो सभी प्रांतों में समान है, कुछ विशेष कारणों से जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को आर्थिक सहायता दिया करेगी। यह सहायता इन प्रांतों को इसलिए दी जाएगी कि इन प्रांतों को कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिनका संबंध सारे राष्ट्र की समस्या से है। इसी तरह नए नए प्रांतों का गठन हो सकता है। ऐसी दशा में संघीय सरकार उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दिया करेगी जिससे ये बने रह सकें। अब आप अगर व्यय पक्ष पर मोटे तौर से देखें, जैसा कि मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है और उसकी तुलना राजस्व पक्ष से की है जिसका प्रस्ताव इस उपसमिति की रिपोर्ट में किया गया है, तो ये कहना कोई अतिरिक्त नहीं होगी कि संघ सरकार के लिए जिस वित्तीय प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है वह इतनी ही है कि संघ सरकार सामान्य दिनों में सांस लेने के लिए पानी से ऊपर अपना सिर बाहर रख सके और शायद ये भी ना हो सके, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि अगर कोई तूफान आएगा तो उसमें ये डूब अवश्य जाएगी। आइए, इस उपसमिति ने पैरा 21 में आपातकाल के बारे में, मुझे गंभीर आपातकाल कहना चाहिए, क्या प्रस्तावित किया है उसे भी देखें। इस उपसमिति ने यह सुझाव दिया है कि संघीय सरकार को अपनी सभी इकाइयों से अंशदान करने का अधिकार होना चाहिए। मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या यह उपाय सुरक्षित और सुनिश्चित उपाय है? क्या यह ऐसा उपाय है जिस पर हर किसी स्थिति में निर्भर रहा जा सकता है? गंभीर आपातकाल में संघीय सरकार को अंशदान करने की इच्छा के बारे में कल मेरे एक सम्माननीय मित्र ने एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि अगर प्रांतों को गंभीर आपातकाल में संघीय सरकार की सहायता करनी पड़ेगी, तब प्रांतों को यह विवेकाधिकार दिया जाना चाहिए कि कोई आपातकाल है या नहीं। अब मैं यह नहीं कह सकता कि इस दृष्टिकोण को सब लोग स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन यह दृष्टिकोण एक बात का सूचक अवश्य है कि जब कभी आपातकाल की स्थिति पैदा होगी तब विभिन्न प्रांत संघीय सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या आपातकाल की स्थिति में राज्यों पर उनसे उनका अंश प्राप्त करने के लिए निर्भर रहा जा सकता है? मैंने ये प्रश्न उठाया है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि मैं इसका उत्तर भी दूं। जो भी हो, मेरा ख्याल है कि यह प्रणाली निर्भर रहने योग्य नहीं है। जहां तक प्रांतों की सामर्थ्य का प्रश्न है, हम इस संबंध में थोड़ा बहुत निश्चित रह सकते हैं। आपात स्थिति में राज्यों की सामर्थ्य के बारे में आपात स्थिति के उद्देश्य से मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निष्कर्ष यह है कि पर्याप्तता के विचार से, विस्तारशीलता और आपात स्थिति के विचार से सबसे उत्तम उपाय यह है कि संघीय सरकार की वित्तीय प्रणाली के आधार को विस्तृत और व्यापक बनाया जाए। इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि संघीय सरकार और प्रांतीय सरकारें दोनों के लिए आयकर राजस्व का एक समान स्रोत समझा जाए, जिससे प्रत्येक सरकार को जब कभी कोई आवश्यकता हो उस प्रकार के अंशदान पर निर्भर रहे बगैर जिनका उल्लेख पैरा 21 में किया गया है, इस स्रोत का उपयोग करने का अधिकार रहे। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश, इस सारगर्भित अम्बेडकर संदेश में आपने देखा कि बाबा साहब ने यहाँ पर जो क्रांतिकारी सुझाव दिया है संघीय सरकार और प्रांतीय सरकारों को आयकर राजस्व के बारे में,
वो निश्चित तौर पर यहाँ पर देखने लायक है कि बाबा साहब का जो अध्ययन था, एक संविधान निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही। भारत सरकार अधिनियम 1935 बनने जा रहा है, जिस हेतु यहाँ गोलमेज सम्मेलन लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रांतीय और राज्य सरकारों को जो वित्तीय संसाधन है उनका वितरण किस आधार पर किया जाए, इस बारे में बाबा साहब के क्रांतिकारी विचारों को आप समझ रहे हैं, उनके सुझावों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में बस यही प्रश्न है। बाबा साहब ने एक निष्कर्ष के आधार पर कहा कि सबसे उत्तम उपाय यह है, विस्तारशीलता और आपात स्थिति के विचार से सबसे उत्तम उपाय क्या है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे इस निवेदन के साथ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी निवेदन के साथ दीजिए इजाजत आप सभी को। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।